हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट, आज से हम लोग जो है ऑन शॉर्ट पेपर हल कर रहे हैं। ठीक, ऑन शॉर्ट पेपर साथ में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक, अब चैप्टर का एनालिसिस करना बंद करते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत समय है ना, अब टाइम बहुत कम पड़ रहा है। तो हम लोग जो है ऑन शॉर्ट पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो आपके एज ए एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही रहेंगे। तो बस हम लोग केवल अब प्रेपरेशन करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ऑन शॉर्ट पेपर्स का हम लोग जो है सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम आपको जो है 2023 से स्टार्ट करते हैं और 2023 का सेट फर्स्ट है और कोड है BY। ठीक, जिसका पार्ट फर्स्ट है, यानी इस अनसॉर्ट पेपर को हम 2 वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचता है। ठीक, तो प्रयास करते हैं कि 2 वीडियो में एक अनसॉर्ट पेपर ख़त्म कर दिया जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसी के हिसाब से हमें अपनी स्पीड को बनाना है और जो भी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक, तो आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट लेयर पे। तो फर्स्ट कंडीशन पे आ रहे हैं हम लोग। पहला लेयर, ठीक, तो जैसा कि आपके जो है स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन, तो अनसॉर्ट बोर्ड पेपर 2023। ठीक, सेट फर्स्ट है और तो हमारा पेपर जो है कई खंडों में डिवाइड होके आता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट खंड है जिसमें खंड A लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो खंड A जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चंस दिया गया है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, क्योंकि बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है भाई? तो आपको पता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। ठीक, वोल्ट मीटर हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, चले चलते हैं नेक्स्ट। तो सेकेंड है, एन टाइप अर्धचालक होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि एन टाइप अर्धचालक कैसा होता है। ठीक, जिसमें पहला ऑप्शन है ऋणावेशित, धनावेशित, विद्युत उदासीन और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता हो, एन टाइप अर्धचालक में धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एन टाइप अर्धचालक होता है वो विद्युत उदासीन होता है। ठीक, तो एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला क्वेश्चन है खंड का, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ठीक, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसे होती हैं? तो आपको पता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं केवल अनुप्रस्थ तरंग की भांति कार्य करती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला आपका ऑप्शन है घ, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? अब याद रखना, न्यूनतम विचलन की बात कर रहा है। ठीक है, तो किस रंग में न्यूनतम विचलन होता है? तो आपको मैंने बताया था कि जो विचलन होता है, ठीक, विचलन, ठीक, 2 चीज़ें इसमें याद रख लो, कम और ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो किस में होता है? बैगनी में। किस में होता है? बैगनी में। ठीक, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कम, और कम किस में होता है? तो कम होता है लाल में। ठीक, ज़्यादा होता है किस में? सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा होता है बैगनी में और सबसे कम होता है किस में? लाल में। तो ये इसमें पूछ रहा कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग, लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला क्वेश्चन है आपके, हाइड्रोजन परमाणु के 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर होता है। 2 लगातार कक्षाओं के बीच। ठीक, तो अगर 2 लगातार कक्षाओं के बीच तो 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का आपको फार्मूला मैंने बता रखा है, J = क्या होता है? NH/2π। ठीक,
ये फार्मूला होता है। तो दो लगातार कक्षाओं के बीच हमें निकालना है। तो अगर हम मान लो पहली कक्षा दूसरी कक्षा का निकाल लें, तो J1 इक्वल टू, तो n की वैल्यूज़ हो जाएगी h/2 n के प्लेस पे 1 पुट कर दिए। अब J2 की वैल्यूज़ जब निकालेंगे तो J2 इक्वल टू, यानी n के प्लेस पे हमें कितना पुट करना होगा, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा 2h/2। ठीक। अब अगर हम इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या हो जाएगा, डेल्टा J इक्वल टू हो जाएगा J2 माइनस J1। ठीक। तो 2h में से जब इसकी हम वैल्यूज़ माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h/2। ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, h/2। ठीक। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो MCQ क्वेश्चन बहुत ही ईजी आ रहे हैं। ठीक। अगला है, धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो धारावाही चालक के चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं वो कैसा होता है। तो आपको पता है कि धारावाही चालक के चारों तरफ केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके MCQ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो अब आपका ऑप्शन आ गया खंड ब। ठीक। तो टाइप सेकंड, यानी ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहा है, किसी गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र, ठीक, n/v माइनस n1/u इक्वल टू n1 माइनस n2/r, जहाँ संकेतों के समान अर्थ हैं, की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गोलाकार सतह का छिद्र छोटा होना चाहिए। ठीक। तो सीमा बता रहा है, तो इसमें याद रख लो कि जो गोलाकार सतह होता है उसका छिद्र क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और प्रकाश की किरणें जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पराक्षीय होनी चाहिए। ठीक। तो गोलाकार सतह का छिद्र जब छोटा होगा और प्रकाश की किरणें जो है पराक्षीय होनी चाहिए, ये इसकी सीमाएं होती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होगा तो इसके सूत्र जो है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r के लिए होगा। ठीक। तो क्या होनी चाहिए, गोलाकार सतह का छिद्र छोटा होना चाहिए और प्रकाश की किरणें कैसी होनी चाहिए, पराक्षीय होनी चाहिए। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड क्यों अग्र अभिनत में होता है। ठीक। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे मैंने इसका उत्तर भी, आंसर भी लिख सका है। ठीक है ना। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, आप ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में आएंगे भी नहीं क्योंकि LED कट गया है। बट अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करते हैं ये आप देख लो। ठीक। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड इंग्लिश में बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, शॉर्टकट में LED। तो आपका LED जो होता है अग्र अभिनत में होता है, क्योंकि इस स्थिति में ये प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक। अब नंबर फर्स्ट इसका है कि LED अग्र अभिनत में होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है और P टाइप अर्धचालक और N टाइप अर्धचालक आवेशवाहक एक दूसरे के साथ मिलते हैं और अवक्षय परत में तटस्थ हो जाते हैं। ठीक। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और फोटान बनाते हैं। तो ये फोटान एक वर्णीय प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, A से, और न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा M की बात कर रहा है, डेल्टा M, ठीक, समान हो, का मान A हो, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान भी A है, यानी कि डेल्टा M और प्रिज्म कोण दोनों समान है। ठीक। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो आपको हमने प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बता रखा है, साइन डेल्टा M प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। ठीक। ये होता है। तो इसी फार्मूले पे पुट करके हमें इसकी वैल्यूज रखना है। तो डेल्टा M के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, A। तो जब यहाँ पे रखोगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन A प्लस A अपॉन 2 और पूरे का अपॉन साइन A/2 हो जाएगा। ठीक। अब A प्लस A कितना हो जाएगा, 2A, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए
तो ये हो गया आपका साइन ए और नीचे हो गया साइन ए बाई 2। अब आपको पता है साइन ए का हाफ एंगल फार्मूला, साइन ए इक्वल टू कितना होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब हाफ एंगल फार्मूला में एंगल भी आपका हाफ हो जाएगा तो ए बाई 2 ए बाई 2। ठीक, और नीचे आपका क्या हो गया साइन ए बाई 2। ठीक, तो साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2 कॉस ए बाई 2। तो हमारा अपवर्तनांक जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2 कॉस ए बाई 2। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ए एवं बी हैं, तो तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। तो तरंग प्रसार की दिशा ए और बी दोनों जो होते हैं वो किधर होते हैं, तो ये परस्पर क्या होते हैं लंबवत होते हैं। ठीक, तो ए और बी क्या होते हैं परस्पर लंबवत होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पे निर्भर करता है। तो इन बातों में पहली बात आपकी आ जाते हैं। तो पहली बात ये है कि आंतरिक प्रतिरोध जो होता है सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर ये दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, नेक्स्ट है वैद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर यह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपकी जो प्रतिरोध है ये आपके वैद्युत अपघट्य की प्रकृति और सांद्रता पर भी निर्भर करता है। ठीक, तो विभिन्न अपघट्यों के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न होता है और ये वैद्युत अपघट्य की घोल की सांद्रता के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह रहा व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए। ठीक, आप ध्यान देना इसमें केवल ये कह रहा परिपथ आरेख खींचिए, ये नहीं कि इसकी व्याख्या करना। तो हमें व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचना है और इसके बाद आपसे पूछ रहा है इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले आंसर में हमें करना है, तो सबसे पहले हम एक व्हीटस्टोन सेतु का आरेख बना लेंगे जैसा कि हमने आपको आंसर में बना के दिखा रखा है। ठीक, और इसके बाद अब ध्यान रखना कि इसमें जो भुजाएं आपकी ए बी और बी सी होती हैं, तो ए बी और बी सी जो अनुपाती भुजा कहलाती हैं और आपकी भुजा ए सी और बी डी जो होती हैं ये संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। ठीक, तो इसमें आपसे केवल ये पूछा गया इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं, तो आप जवाब देंगे कि ए सी और बी डी संयुग्मी भुजाएं होती हैं। ठीक, बट हमने इसमें मेंशन कर दिया है कि अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए बी और बी सी भुजाएं क्या होती है, तो ए बी और बी सी भुजाएं कैसी भुजाएं होती, अनुपाती भुजा होती है। ठीक, तो आई होप आपको ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, शंट से क्या समझते हैं। ठीक है, शंट क्या होता है, इसका एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाइए। ठीक, यानी शंट का प्रयोग हम कैसे करते हैं इसके लिए हमें विद्युत परिपथ भी बनाना है। ठीक, तो क्या होती है शंट पहले ये जान लो। तो विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली एक युक्ति है जिसके मुख्यतः दो उपयोग होते हैं। तो शंट क्या होता है, ये विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली एक युक्ति होती है। ठीक, और इसका उपयोग हम दो प्रकार से करते हैं, एक कि परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को दूसरे मार्ग में भेजना, और नंबर 2 है परिपथ के किसी शाखा में बहने वाली धारा का मापन भी करता है। ठीक, अब इसके अनुप्रयोग के रूप में हमने जो है ये एक सर्किट बना रखा जिसका वर्क है, तो आपके सर्किट में मैंने दिखा दिया। तो ये एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमीटर में। ठीक, तो अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो शंट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो निम्न प्रतिरोध का शंट लगा करके गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, आई होप ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं
तो भाई अभी तक आपकी ज़्यादातर थ्योरी आई देखने को मिली, ठीक। अब आपका आ गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है ना। क्या कह रहा, +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंसों के संयोजन की नंबर 1 हमें फोकस दूरी बतानी है, दूसरी हमें क्षमता बतानी है, ठीक। तो बहुत ही इजी है। अब डायोप्टर की क्षमताएं दे दी गई हैं, तो देखो पहला प्लस में है, ठीक। तो P1 = दे दिया गया +5 डायोप्टर। अब प्लस में दिया, इसका मतलब कौन सा है, उत्तल लेंस है। और P2 की वैल्यू जो है वो कितना दिया गया है, -3 डायोप्टर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये अवतल है। तो एक उत्तल और एक अवतल को जो है संपर्क में रख करके एक लेंस बनाई जा रही है, तो संयोजन की। तो हम संयुक्त लेंस की क्षमता पहले निकाल लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट है, वैसे ये सेकेंड नंबर का आंसर पहले ला लेते हैं। तो P = हमारा हो जाएगा क्या, P1 + P2, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा P = P1 की वैल्यूज है +5 और प्लस, और P2 का मान हो गया -3, ठीक। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और प्लस माइनस का -3 हो गया, ठीक। तो यहाँ 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2। अब प्लस का 2 आया है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संयुक्त लेंस की प्रकृति कैसी होगी, तो आपका जवाब क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक। सेकेंड नंबर में हमसे, फर्स्ट नंबर में हमसे पूछा गया फोकस दूरी। तो क्योंकि हमें पता है फोकस दूरी जो होती है वो क्षमता का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 100/P, P का मान हो गया 2। अब 2 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी हमारी जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी वो कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, ठीक। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सबसे पहले इस हमें क्या दिया है ये चीज़ निकाल लेते हैं, ठीक। तो मेन गिवन दैट होता है, यही आपका सबसे बेस्ट होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन दैट है, ठीक। तो धातु का कार्यफलन, अब कार्यफलन को काहे से प्रेजेंट करते हैं आपको पता ही है, ठीक। तो कार्यफलन यानी कि W की वैल्यूज दे दी गई है, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया जा रहा है, यानी लैम्ब्डा की वैल्यूज भी दे दी गई। लैम्ब्डा = कितना है, 5000, ठीक, एंगस्ट्रॉम, ये हो गया। अब इसके बाद कह रहे हैं नंबर 1 इसकी पहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो, नंबर 2 निरोधी विभव की गणना कीजिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है, तो हमें क्या निकालना है, इसकी डेली तरंगदैर्घ्य। तो जैसा कि आपको पता है W क्या होता है, W होता है hc/λ0, ठीक। तो λ0 हो जाएगा hc/W, ठीक। चलो मार्क देते हैं। तो λ0 h की वैल्यूज आपको पता है 6.6 × 10⁻34 इंटू C की वैल्यूज होती है 3 × 10⁸8, ठीक, ये इंटू है, अपॉन नीचे आपका W की वैल्यूज कितना दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें चेंज करना होगा, तो 2 × 1.6 × 10⁻19, ठीक, ये हो। अब इससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो λ0 हो जाएगा कितना, 3 से इसको गुणा कर दो, 3 × 6 = 18 और 3 × 18 = 19, ठीक, ये हो गया। एक अंक बाद दशमलव ये लग जाएगा, इंटू 34 में से 8 घटा देंगे तो 10⁴ इधर घट गया, -26 हो गया, ठीक, अपॉन नीचे हो गया 16 दूना 32 यानी 3.2 × 10⁻19, ठीक। अब यहाँ पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर देना, ठीक। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी कितनी,
तो 6.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक, ये होगा इसका आंसर। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपसे पूछा गया है निरोधी विभव। ठीक, तो निरोधी विभव हमने निकालना है। तो इसके लिए हमने आपको भाई फार्मूला बताया था, ई के इक्वल टू क्या बताया था, EV0। ठीक, तो हमें EV0 की वैल्यू निकालना, तो ई को इधर ट्रांसफर कर दो, तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के अपॉन ई हो जाएगा। ठीक, चलो मान रख देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है ई के इक्वल टू क्या होता है भैया, तो आपको पता है hc/λ-w। ठीक, पहले हम यहाँ से ई के की वैल्यूज निकालेंगे। अब इस पे जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, तो ई के इक्वल टू HC यानी कि हो गया 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C का मान हो गया 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितना दिया गया 5000, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 हो गया, फिर माइनस साइन और फिर W की वैल्यूज हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी 0.76 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, ये आ गया। अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें निकालना क्या है, निरोधी विभव। तो अब फार्मूले पे रख देते हैं, तो V0 इक्वल टू, तो अभी अभी हमने ई के की वैल्यूज आपको निकाल के दिखाई, कितना आया 0.76 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन, ठीक, ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब हम यहाँ पे 19 से 19 को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये भाग से ये भाग कैंसिल हो गया, और इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी वैल्यूज मिल जाएगी V0 इक्वल टू कितना 0.475 वोल्ट। ठीक, ये हो गया निरोधी विभव की वैल्यूज। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। अब आपका अगला ऑप्शन शुरू हो गया, खंडता। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो कह क्या रहा है, जैसे नंबर फर्स्ट है, अग्रभिनत तथा पश्च अभिनत वाले पीएन संधि डायोड के लक्षणों की तुलना कीजिए, और साथ में हमें ये बताना है 100 सेल अभिनत की प्रकृति कैसी होती है। ठीक, तो चलिए देखिए, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत वाले पीएन संधि डायोड के जो लक्षण हैं वो किस तरह हैं, कुछ इस पर। तो पहले नंबर पे आपको हो गया अग्र अभिनत। तो जब किसी पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में होती है तो विभव प्राचीर घट जाता है। इससे धारा को संधि पर आसानी से प्रवाहित होने की अनुमति मिलती है, और इस स्थिति में कुल धारा जो होती है मुख्य रूप से बहुसंख्यक आवेशवाहकों के विसरण से उत्पन्न होती है। ठीक, इसके बाद पश्च अभिनत क्या है, जब पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत में होती है तो विभव प्राचीर का मान बहुत बढ़ जाता है, और इस स्थिति में संधि पर धारा अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के अपवाह से उत्पन्न होती है, और ये धारा बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अग्राभिनत होने पर बैटरी पर लगा वोल्टेज जो होता है ज़्यादातर अवक्षयी क्षेत्र में गिर जाता है, और वोल्टेज पीएन संधि डायोड में PO से N के पार होता है, और जो कि बहुत छोटा होता है। अब आगे कहा गया सेल एक विशिष्ट प्रकार का अभिनत होता है, ठीक है ना, अनाभिनत पीएन संधि डायोड होता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या है। तो पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है, दिखाइए कि हेनरी पर फैराड की पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। इसे हमें प्रूव करना है, यानी इसका मात्रक हमें ये दिखाना है कि इसका मात्रक ओम होता है। ठीक, तो चलिए अगर हम बात करें हेनरी, तो हेनरी किसका मात्रक होता है, यल का, और फैराड किसका होता है, सी का। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो कन्वर्ट करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन में, आंसर में। ठीक, जैसा कि आपको पता है एल जो होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, ई डी आई अपॉन डी टी। ठीक, तो अगर डी टी को ऊपर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ई का हो गया वोल्ट। ठीक, ई का हो गया वोल्ट वोल्ट इंटू डी टी आपका समय हो जाएगा, और अपान में हमारा क्या हो गया, डी आई का मात्रक हो गया एम्पियर। चलो अंग्रेजी वर्ड से लिख देते हैं, समझ जाओगे, ठीक है ना, ऐसे बड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो ई का हो गया वोल्ट, ठीक, और इनटू इसका हो गया सेकंड, और अपान में हमारा हो जाएगा डी आई यानी कि एम्पियर, ए एम पी। अब इसके बाद आ गया सी। तो आपको पता है सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान वी होता है। ठीक, तो क्यू आपको पता ही क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। ठीक, तो नीचे क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये हो गया, और वी पलट के ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट भी हो जाएगी वोल्ट। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ तो आपका ये है, जैसे यहाँ पे हम चाहें तो सेकंड से सेकंड हमारी हो गई कैंसिल। ठीक, अब इसके बाद देखो वोल्ट से वोल्ट जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट स्क्वायर। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट का स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर का स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग चाहें तो वी अपॉन ए पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। ठीक, और अगर हम यहाँ पे आर की बात करें तो आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। ठीक, अब वी क्या है, वोल्ट, और आई क्या है, एम्पियर। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, क्या लिखा है, हेनरी पर फैरड की पावर 1/2। ठीक, तो जब हेनरी और इसकी फैरड की वैल्यूज जब हमने फाइंड किया, ठीक, ये आपकी एच अपान जो है, ध्यान दीजिए, ये आपकी एच अपान ई की ही वैल्यूज हैं, एफ की वैल्यूज ही निकल रही। ठीक, तो क्या निकल के आई, वी अपान ए। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो इक्वल टू क्या आ गया, वी अपान ए का स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2 है तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक, अब पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगी तो वी अपान ए की पावर 2 इंटू क्या होगी, 1/2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 2 से 2 को कर देते हैं कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, वी अपान ए, और वी अपान ए किसकी वैल्यूज होती है, ओम की वैल्यूज होती है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ओम। तो यही हमें प्रूव करना था, ओम, ये बन गया। ठीक, इस तरह से इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ध्यान देना, इस बार भी आपका जो है क्वेश्चन जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल ही है। तो इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान देते हैं। ठीक, तो अगला है आपका, दिए गए परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। ये परिपथ आपका है। ठीक, तो सबसे पहले करंट को फ्लो करते हैं, जैसे इसमें दिया गया पहली बैटरी है तो यहाँ से धारा कौन सी आ रही, I1। ये दूसरी बैटरी है, इसमें से धारा कौन सी आ रही, I2। ठीक,
तो जैसी बात है किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो इसमें कितने लूप बन रहे हैं, 2 लूप बन रहे हैं, ठीक। एक ये हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट, और सेकंड लूप ये हो गया, इसका नाम हो गया सेकंड, ठीक। चलिए अब हम इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लूप फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक। तो लूप फर्स्ट, ठीक। और इसमें हम किसका नियम लगाएंगे, किरचॉफ का नियम। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो लूप फर्स्ट में देखिए ये ऐसे करें। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो I3 लिखा है, तो I3 का मतलब क्या हो गया, I3 मतलब देखो इधर से I2 धारा आ रही, इधर से I1 धारा आ रही, तो I3 की धारा जो होगी वो क्या होगी, I1 प्लस I2 होगी, ठीक। तो हम I3 ना यूज़ करके I1 प्लस I2 यूज़ करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ से करंट चली इसमें 1 ओम, तो 1 ओम का प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू इसकी वैल्यूज हो गई I1, ठीक। अब इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, प्लस अब I3 की वैल्यूज क्या है भैया, I1 प्लस I2, और इसका संगत प्रतिरोध जो है वो कितना है, 2, ठीक। ये हो गया इक्वल टू, अब इसके बाद देखो इसमें कोई प्रतिरोध नहीं दिख रहा, तो फिर बैटरी का जिक्र करेंगे, तो और बैटरी कितनी है हमारी, 2 वोल्ट की, ये हो गई, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ हो गया I1 और प्लस यहाँ हो जाएगा 2I1, तो 2I1 और एक I1 मिला के कितना हो गया, 3I1, ठीक। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2I2 इक्वल टू कितना हो गया, 2। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो अगला जो है क्वेश्चन जब मतलब इसका जो है बनाएंगे, तो लूप सेकंड ले लेते हैं। तो लूप 2 में, तो लूप 2 में हम निकालेंगे। अब देखो अब हमें लूप 2 से मतलब यानी इतने में, तो इसमें कौन सी धारा आ रही है, I2, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू I2 प्लस फिर यहाँ पे फिर यही हो जाएगी, तो इसमें धारा होगी हमारी I1 प्लस I2, और इसका संगत प्रतिरोध जो है वो कितना है, 2, बराबर इस पर कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 1 वोल्ट की, इंटू 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे I2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो I2 हो जाएगा, और 2I2 तो कितना हो जाएगा, तो 2 से I1 गुणा हो गया, तो इसकी वैल्यूज हो गई कितनी, तो ये हो जाएगी आपकी 2I1 प्लस अगला हो गया 3I2 इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक। तो 2 अज्ञात राशियाँ हैं, 2 इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके इसका आंसर देना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक राशि को विलुप्त कर देते हैं, ठीक। अब देखो अगर हम I1 को विलुप्त कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है 3 है, और अगर I2 को विलुप्त कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 है, ठीक। और दूसरे वाले इक्वेशन में जो है उसमें क्या है, यहाँ पे I1 की वैल्यू 2 है, यहाँ I2 की वैल्यू 3 है, ठीक। तो चलिए हम क्या करते हैं, I2 को विलुप्त कर देते हैं, ठीक। तो I2 को विलुप्त करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ देखो I2 का मान 2 है, तो हम इसको 3 से गुणा कर देते हैं और सेकंड को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 I1 प्लस 3 दूना 6 I2 बराबर 3 दूना 6, ये हो गया। और समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 I1 प्लस 2 तिहाई 6 I2 बराबर 2 एक कम 2। घटा देते हैं क्योंकि चिन्ह समान ही है, तो घटाने पर यहाँ लिखोगे, घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो ये आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक। और ये आपका हो जाएगा कैंसिल, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया, तो 9 में से 4 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 I1 इक्वल टू 6 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 I1, 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो I1 इक्वल टू होगा 4/5, और यहाँ से जब इसको हम भाग कर देंगे तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 5×8 40, तो पॉइंट लगाएंगे 5×8 40। I1 की वैल्यूज हमें पता चल चुका है,
अब हम I2 का मान निकालेंगे, तो I2 का मान निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक, तो किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। चलिए, तो समीकरण 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 से, ठीक, तो समीकरण 2 में जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो समीकरण 2 क्या दिया गया है, 2I1, तो I1 के प्लेस पे हमें क्या करना है, I1 की वैल्यूज पुट कर देना। कितना हो गया, 2I1 यानी कि 0.8 प्लस फिर कितना लिखा है 3I2, तो इसके प्लेस पे हमें इसकी वैल्यूज रखना है, तो ये हो गया 3I2 इक्वल टू कितना हो गया 1। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा 3I2 इक्वल टू 1 माइनस 2 से इसको गुणा कर दो, 8 दूना 16 यानी कि 1.6 हो गया। अब इसको आप माइनस करेंगे तो 3I2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 0.6, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 0.6, तो 0.6 ये हो गया। 3 से इसको डिवाइड कर दो तो I2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -0.3 दूना 6 एम्पियर। ठीक, ये हो गई I2 का मान। आप ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा गया, प्रत्येक शाखा में, ठीक, तो 2 शाखाओं में तो हमें धारा पता चल चुकी है। ठीक, 2 शाखाओं में तो हमने आपको धारा की वैल्यूज बता दी कितनी कितनी बह रही। ठीक, तो ये आपकी जो शाखा है इसमें I1, इसमें धारा बह रही कितना 0.8 और इसमें कितनी धारा बह रही है माइनस में 0.2। ठीक, अब हमें I3 की वैल्यूज फाइंड करनी, तो I3 की वैल्यूज क्या होती है, I1 प्लस I2, तो हम दोनों धाराओं को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो दोनों धारा को ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यूज आ जाएगी, तो चलिए देखते हैं। तो I3 की वैल्यूज हो जाएगी, I3 इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यूज हो गई 0.8 और माइनस I2 की वैल्यूज है 0.2, तो इसकी वैल्यूज हो गई 0.6 एम्पियर। इस तरह से हम लोग आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो प्रत्येक शाखा में कितनी धाराएं बह रही हैं, 0.8 एम्पियर, दूसरी शाखा में हो गई -0.2 एम्पियर और तीसरी शाखा में हो गई 0.6 एम्पियर। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, अपमिश्रित चालक क्या होते हैं। अर्धचालक की चालकता पर अपमिश्रण और ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले अपमिश्रण क्या होती है ये जान लो। अपमिश्रण शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। जैसे शुद्ध चालक क्या होती है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक, ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं। अब इसमें हम किसी प्रकार की अगर अशुद्धियां मिलाते हैं तो वो घटना हमारी क्या कहलाएगी, अपमिश्रण। यानी शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल में जब किसी भी प्रकार की अशुद्धियां मिलाते हैं, और याद रखना इनमें जो अशुद्धियां मिलाई जाती है वो या तो 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाली अशुद्धियां मिलाई जाती है। ठीक है ना, जिनकी संयोजकता 3 या 5 होती है। ठीक, तो कमरे के तापमान पर सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, इसलिए इनमें अशुद्धियां मिलाकर इनकी चालकता बढ़ाई जाती है। तो जो शुद्ध अर्धचालक और सिलिकॉन होती है इनकी चालकता बहुत कम होती है। ठीक, बट इसमें जैसे ही अगर हम किसी प्रकार की अशुद्धियां मिलाते हैं तो इन अर्धचालकों की चालकता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, अपमिश्रण के लिए वांछनीय अशुद्धियों का संयोजन किया जाता है। इन अशुद्धियों को परमाणु अपमिश्रण कहते हैं। जब त्रिसंयोजक अशुद्धता के आंतरिक अर्धचालक सिलिकॉन में मिलाया जाता तो पी टाइप का अर्धचालक बनता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 3 या 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य मिलाओगे, तो जब हम किसी भी शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता का अपद्रव्य मिलाएंगे, त्रिसंयोजक का अशुद्धि मिलाएंगे, तो वो आपका जो अर्धचालक बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, पी टाइप अर्धचालक। और अगर हम 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाएंगे तो उसकी जो चालक बनेगा वो क्या बनेगा, एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है ना, कैसा, एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। ठीक,
तापमान, अब तापमान पे प्रभाव पूछ रहा, तो तापमान बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान बढ़ने पर वैलेंस बैंड जो होती है वो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कूदने लगते हैं, ठीक है ना। इसमें बैंड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन मतलब चालन बैंड और दूसरा होता है संयोजी बैंड, ठीक। तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कूदने लगते हैं और इससे दोनों बैंडों के बीच जो मुक्त गति होती है और चालकता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से देंगे, तो इतना आपको लिखना रहेगा, ठीक। तो अर्धचालक की चालकता, आप मिश्रण और ताप के प्रभाव को स्पष्ट करना था, तो इस तरह से हम इसके ताप के प्रभाव को लिख देंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और कैसे करना है वो ध्यान देते हैं, ठीक। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर तक त्वरित किए जाते हैं। पी तथा अल्फा कण संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात। तो जैसा कि आपको पता है, जब इसका आप सॉल्यूशन लिखोगे आंसर, तो आपको अगर हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है mp वो हमने मान लिया m, ठीक। तो आपको पता है कि अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, 4 गुना होता है। तो m अल्फा कितना हो जाएगा, 4m के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन के आवेश की बात करें तो प्रोटॉन के तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 और अल्फा कण का जो चार्ज होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब जैसा कि आपको तरंगदैर्घ्य का रिलेशन मैंने बता रखा है, तो लैम्डा होता है h/, ठीक। लैम्डा क्या होता है, h/√, और इसकी वैल्यूज होती है 2m, ठीक, 2m क्यूबी ये होता है। तो प्रोटॉन के लिए अगर हम निकालेंगे तो इसको लैम्डा पी से प्रेजेंट कर देते हैं, तो लैम्डा पी हो जाएगा h/√2mp इंटू QP इंटू V, क्योंकि विभव तो समान ही है। और अगर हम अल्फा कण की तरंगदैर्घ्य लिखेंगे तो लैम्डा अल्फा क्या हो जाएगा, h/√2m Q अल्फा इंटू V हो जाएगा, ठीक। अब चूंकि हमें इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है तो इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा h/√2mp को हमने m दिया है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज v हो गया, ठीक, इंटू डिवाइडेड बाई, तो यहाँ हो जाएगा h/, ये पलट के ऊपर चला जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 4m, क्योंकि अल्फा कण का जो है प्रोटॉन के चार्ज का 4 गुना होता है, इंटू इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है, इंटू क्या हो गया b, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ठीक। तो देखो EV से EV कैंसिल हो गया, H से H कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गए, ठीक। तो लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा यहाँ हमारा बचा 4 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर हो गया 2 और रूट के अंदर बचेगा 2, नीचे हमारा क्या बचा 1, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया पहले ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमें अनुपात निकालना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा पी अप रेशियो लैम्डा अल्फा कितना हो जाएगा 2√2 रेशियो 1, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम कल नए वीडियो में,
ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन रिवाइज कर लो, और वीडियो में जो भी त्रुटियाँ हो रही हो उसको ज़रूर आप बताओ, ताकि उसको जो है अलग किया जाए, यानी उसमें सुधार किया जाए। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक से कल।